हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, मॉडल्स ऑफ अटेंशन। ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि हमें समझने में मदद करता है कि हमारा दिमाग एक वक्त में कितना हैंडल कर सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हैं वो सारी थ्योरीज ऑफ अटेंशन जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और जो नेट जेआरएफ या फिर किसी भी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इन्हें कैटेगराइज किया गया है अर्ली सिलेक्शन मॉडल, लेट सिलेक्शन मॉडल्स, डिवाइडेड अटेंशन थ्योरीज या फिर अदर थ्योरीज के बेसिस पर। अभी हम जैसे जैसे आगे स्लाइड्स में बढ़ेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे और क्लियर होंगी ये सारी थ्योरीज। तो चलिए शुरू करते हैं अटेंशन के सबसे पहले और क्लासिक मॉडल से, ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी, जो 1958 में डोनाल्ड ब्रॉडबैंड ने प्रपोज किया था। अब एक छोटी सी सिचुएशन सोचिए। आप एक रेलवे स्टेशन पर हो, हर तरफ अनाउंसमेंट्स, लोगों की बातें और गाड़ी की आवाज है, लेकिन आप सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म नंबर के अनाउंसमेंट पर ध्यान देते हो। आपके कान सब कुछ सुनते हैं, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ एक चीज चुनता है। यही प्रोसेस ब्रॉडबैंड ने अपनी एक्सप्लेन किया था अपने अर्ली सिलेक्शन मॉडल के थ्रू। ये मॉडल आपको इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ब्रॉडबैंड क्या कहना चाहते थे कि जब मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स एक साथ हमारे ब्रेन में आते हैं, ये बहुत सारे इनपुट्स, बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स आपके काम कर रहे हैं एक साथ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, जैसे कि अलग-अलग आवाजें या विजुअल सीन्स। तो सबसे पहले वो जाते हैं एक सेंसरी बफर में। ये सेंसरी बफर एक तरह से टेम्पररी स्टोरेज होता है, जहाँ सारे इनपुट्स को सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड किया जाता है। उसके बाद एक सिलेक्टिव फिल्टर आता है। ये फिल्टर डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट आगे जाएगा बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेक्टिव फिल्टर लग किस बेसिस पे रहा है, बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक प्रोबेबल पीवाईक्यू या एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है, जैसे पिच, लाउडनेस, लोकेशन, नॉट मीनिंग, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो इनपुट फिल्टर के थ्रू जाता है वही शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंचता है, जहां उसको मीनिंगफुली प्रोसेस किया जाता है और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। आई होप आपको ब्रॉडबैंड का फिल्टर थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये समझते हैं कि ये थ्योरी आई किस तरीके से। ब्रॉडबैंड ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किया था, ठीक है, जिसका नाम है डायकोटिक लर्निंग टास्क। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जो ब्रॉडबैंड के फिल्टर मॉडल को सपोर्ट करता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स के दोनों कानों में अलग-अलग मैसेजेस सुनाए गए। लेफ्ट ईयर में एक मैसेज सुनाई दिया और राइट ईयर में दूसरा मैसेज सुनाई दिया। ठीक है, और उन्हें कहा गया कि आपको सिर्फ एक कान के मैसेज को अटेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लेफ्ट ईयर में जो भी मैसेज आ रहा है आपको उसे इग्नोर करना है। सिर्फ राइट ईयर में जो भी मैसेज आ रहा है उसे अटेंड करके और आपको बताना है कि आपने राइट ईयर से क्या मैसेज सुना। इससे इससे ये पता चला कि जो लोग अटेंडेड मैसेज को एक्यूरेटली याद रखते हैं, लेकिन अनअटेंडेड मैसेज को काफी हद तक मिस हो जाता है, वो चीजें हम भूल जाते हैं। इससे ये प्रूव हुआ कि ब्रेन अर्ली स्टेज पर ही फिल्टर अप्लाई कर देता है। ब्रॉडबैंड का मॉडल काफी रिवॉल्यूशनरी था अपने टाइम में। ये पहला सिस्टमैटिक कॉग्निटिव मॉडल था अटेंशन के लिए। एक्सपेरिमेंटल डेटा जैसे कि शेडोइंग टास्क इस मॉडल को सपोर्ट करते हैं। इसने अटेंशन को एक बॉटलनेक मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन किया है, जो कि रियल लाइफ के मल्टीटास्किंग लिमिटेशन से मैच करता है। बॉटलनेक मैकेनिज्म का मतलब है कि हमारे ब्रेन में एक लिमिट होती है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो सकती है। अटेंशन एक नैरो गेट के जैसा है, जिसमें एक टाइम पे सिर्फ एक मैसेज गुजर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कंपेयर किया गया है बॉटलनेक से। जिस तरीके से बॉटल से भी पानी सिर्फ एक टाइम पे लिमिटेड क्वांटिटी में जा सकता है, उसी तरीके से ब्रेन से भी इंफॉर्मेशन हम सिर्फ एट अ टाइम कुछ ही इंफॉर्मेशन को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज बॉटलनेक अप्रोच। तो हमने बात कर ली इस थ्योरी के बारे में, इस थ्योरी की स्ट्रेंथ्स की, बट
जिस तरीके से कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता है, इस मॉडल के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और सबसे बड़ा लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म इस मॉडल का ये है कि ये मॉडल कॉकटेल पार्टी इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो और कोई बैकग्राउंड में आपका नाम ले, तो आप तुरंत रिएक्ट करते हो। लेकिन ब्रॉडबैंड का कहना था कि अनअटेंडेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती ही नहीं है, तो फिर हम अपना नाम किस तरीके से सुन लेते हैं। तो ये एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी के थ्रू। दूसरा लिमिटेशन ये था कि रिजिड फिल्टर कॉन्सेप्ट है। रियल लाइफ में हमारी अटेंशन काफी फ्लेक्सिबल होती है, और इसी लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए आई थी हमारी नेक्स्ट थ्योरी, ट्रेसमैन की अटेंचुएशन मॉडल, जहां इनपुट्स ब्लॉक नहीं होते, बस कमजोर कर दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो एंड ट्रेसमैन ने अटेंचुएशन मॉडल दिया था 1964 में। आपने क्या कभी ऐसा फील किया है कि कभी आप एक कॉन्वर्सेशन में बिजी हो, लेकिन जैसे ही कोई आपका नाम लेता है, आप तुरंत उस तरफ ध्यान दे लेते हो? ब्रॉडबैंड का मॉडल के हिसाब से तो आपको कुछ सुनाई ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन ट्रेसमैन ने कहा कि नॉट एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड। कुछ इनपुट सिर्फ वीक हो जाते हैं, ब्लॉक नहीं होते हैं, सिर्फ वीक हो जाते हैं। अब इस मॉडल की नीड पड़ी क्यों, ये तो हमने पहले ही देख लिया है। जो कि ब्रॉडबैंड के फिल्टर थ्योरी के क्रिटिसिज्म्स थे, लिमिटेशंस थे, उस बेसिस पर ही ट्रेसमैन ने अपना अटेंचुएशन मॉडल दिया था। ब्रॉडबैंड के मॉडल में क्या प्रॉब्लम थी? ये कि अनअटेंडेड स्टिमुलाई, जिस इंफॉर्मेशन को हमने अटेंड नहीं किया है, अटेंशन नहीं दिया है, वो स्टिमुलाई ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हम नोटिस करते हैं कि कुछ अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारा नाम, कुछ इमोशनल वर्ड्स जैसे कि डेंजर या फायर, या कुछ भी रिलेवेंट चीजें, हम कॉन्शियसली हमें वो इफेक्ट कर देती हैं। ठीक है। ट्रेसमैन ने कहा, इंस्टेड ऑफ ऑल और नन फिल्टर, हमें सोचना चाहिए वॉल्यूम कंट्रोल जैसा मैकेनिज्म, जिसमें अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन कमजोर हो जाती है, लेकिन कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती है। ये था पूरा इस थ्योरी का जिस्ट। अब देख लेते हैं इसके कोर कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज को। एंट्रेसमेंट का जो मॉडल है वो भी यही कहता है कि सारे स्टिमुलाई जो भी हैं वो सबसे पहले एक सेंसरी बफर में चले जाते हैं। उसके बाद एक अटेंचुएटर काम करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन फुल स्ट्रेंथ में आगे जाएगी और कौन सी इंफॉर्मेशन वीकन हो जाएगी। फिर सब इंफॉर्मेशन जाता है डिक्शनरी यूनिट में, जहां उनका मीनिंग चेक हो, डिक्शनरी यूनिट से मीनिंग चेक होता है। ये वाला मॉडल आपको बेटर एक्सप्लेन करेगा कि ट्रेसमैन का जो अटेंचुएशन मॉडल है वो एग्जैक्टली कहना क्या जा रहा है। तो जितने भी वर्ड्स आप डिक्शनरी यूनिट में गए, वहां पर उनका मीनिंग चेक होता है। अब हर वर्ड या इंफॉर्मेशन एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। ठीक है, हर इंफॉर्मेशन या वर्ड का एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। कुछ चीजें जैसे कि आपका नाम या डेंजर या फायर, इन शब्दों के जो थ्रेशोल्ड लेवल होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं, तो वो कम सिग्नल में भी एक्टिवेट हो जाते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी भी वर्ड का थ्रेशोल्ड लेवल कम होगा तो वो कम लेवल पे भी, अगर बहुत धीरे से भी बोले गए हैं तो वो जल्दी एक्टिवेट हो गए हैं। और किसी वर्ड का अगर थ्रेशोल्ड लेवल ज्यादा होगा तो उनका जो एक्टिवेशन है वो इतना इजीली नहीं होता है। कभी बहुत जोर से बोले जाए या बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो तो उस चीज को हम अटेंड करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ थ्रेशोल्ड लेवल का मीनिंग और ये किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। जो इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर थ्रेशोल्ड लेवल एंड ऑल द अदर फैक्टर्स, वही शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर कॉन्शियस अवेयरनेस तक पहुंचती है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ट्रेसमैन ने क्या कहा कि हमें जितने भी इनपुट्स मिलते हैं वो पहले कहीं जाते हैं एक सेंसरी बफर स्टोर में। सेंसरी बफर से काम करता है हमारा अटेंचुएटर। अटेंचुएटर कुछ इन्फॉर्मेशन को वीकन करता है और कुछ इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और इम्पैक्ट क्रिएट करता है, थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, और सारी चीजें अटेंचुएटर में जो भी होती हैं वो जाती हैं डिक्शनरी यूनिट में। डिक्शनरी यूनिट से पता चलता है कि उनका थ्रेशोल्ड लेवल क्या होगा। लो है तो जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे, हाई है तो उतना जल्दी एक्टिवेट नहीं होंगे। फिर अकॉर्डिंग टू द थ्रेशोल्ड लेवल एंड ऑल द अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू द स्टिमुलाई, कि वो कितनी स्ट्रेंथ है उन स्टिमुलस की, वो सारी चीजें जाती हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर कॉन्शियस मेमोरी में।
ट्रेसमैन का मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक था एज कम्पेयर टू ब्रॉडबैंड का फिल्टर थ्योरी। ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई वी नोटिस सम थिंग्स इवन व्हेन वी आर नॉट पेइंग अटेंशन। कॉकटेल पार्टी इफेक्ट का जवाब इस मॉडल से हमें मिल जाता है। लो थ्रेशोल्ड वर्ड्स आपको अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। लो अटेंशन थ्रेशोल्ड वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आपका अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। इसने रिजिड फिल्टरिंग की जगह फ्लेक्सिबल फिल्टरिंग का आइडिया दिया जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के क्लोजर है। लेकिन कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। ये क्लियरली डिफाइन नहीं करता है कि थ्रेशोल्ड कैसे डिसाइड होते हैं या डायनेमिकली कैसे शिफ्ट होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल थ्रेशोल्ड्स की बात आती है। बट एनी विच वेज ये दो मॉडल्स हमें हमारे काफी सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं जो कि रिलेटेड हैं अटेंशन से। लेकिन अब भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या हम सभी इंफॉर्मेशन का मीनिंग प्रोसेस करते हैं चाहे हम ध्यान दें या नहीं दें? तो यहीं पर ही आ जाता है हमारा अगला मॉडल जो कि है ड्यूटस्टक एंड ड्यूटस्टक का लेट सिलेक्शन मॉडल। इस सवाल का जवाब देता है। चलिए देखते हैं। तो अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी की जो अटेंशन के प्रोसेस को एक नया पर्सपेक्टिव दे देती है, और वो है ड्यूस्टक एंड ड्यूटस्टक का लेट सिलेक्शन मॉडल। प्लीज इग्नोर अगर मैं प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रॉपर नहीं कर रही हूँ सारे थ्योरिस्ट के। अब तक ब्रॉडबैंड और ट्रेसमैन दोनों के मॉडल्स कहते हैं कि फिल्टरिंग या तो अर्ली स्टेज पर होती है या वीकन हो जाती है। लेकिन ड्यूटस्टक एंड ड्यूटस्टक का कहना था कि सभी इनपुट्स का मीनिंग प्रोसेस होता है और उसके बाद ही हम रिस्पॉन्स के लिए सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन से स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना है। इनका कहना था कि हर सेंसरी इनपुट चाहे वो अटेंडेड हो चाहे अनअटेंडेड हो सिमेंटिक लेवल तक फुल्ली प्रोसेस होता है, यानी उनका मतलब समझा जाता है। लेकिन कॉन्शियस अवेयरनेस और रिस्पॉन्स सिर्फ उसी स्टिमुलस को मिलता है जो सबसे रेलिवेंट या इम्पोर्टेंट होता है उस मोमेंट में। मतलब सिलेक्शन हैपेंस लेट आफ्टर मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टिमुलाई। ये जो यहाँ इसका नीचे मॉडल बना है, इससे आपको और आसानी हो जाएगी इस मॉडल को समझने में कि आपके पास कोई भी इनपुट आया, ठीक है? आपके पास बहुत सारे सेंसेस से बहुत सारे इनपुट्स आए और उस हर इनपुट को पहले फिजिकल प्रोसेसिंग की जाएगी उन इनपुट्स की। पहले पूरी फिजिकल प्रोसेसिंग हो जाने के बाद अब उस हर इनपुट की सिमेंटिक प्रोसेसिंग की जाएगी, ठीक है? अब सिमेंटिक प्रोसेसिंग करने के बाद यानी कि उनका मीनिंग जान लेने के बाद फिर हम तय करेंगे कि हमें कौन से स्टिमुलस को अटेंड करना है और कौन से स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए इस मॉडल को एक सिंपल सिचुएशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप एक क्लासरूम में हो और टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं। बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टली बात कर रहा है। आप एक्टिवली टीचर की तरफ ध्यान दे रहे हो, लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड में कोई बोलता है आज सरप्राइज टेस्ट है, आपका अटेंशन तुरंत शिफ्ट हो जाता है। आपने कॉन्शियसली वो बैकग्राउंड बात पहले नहीं सुनी थी, लेकिन आपके ब्रेन ने उसका मीनिंग प्रोसेस कर लिया था, इसीलिए आपने इमीडिएटली रिएक्ट कर गए उस बात पर। इन शॉर्ट सभी इनपुट्स फिजिकल और सिमेंटिक लेवल तक जाते हैं। फिल्टरिंग बस रिस्पॉन्स लेवल पर ही आ जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब बात कर लेते हैं इस मॉडल के स्ट्रेंथ पॉइंट्स की। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे इंपॉर्टेंट अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन हमें इफेक्ट कर लेती है। ये ब्रॉडबैंड और ट्रेसमैन के मॉडल्स का लिमिटेशंस को एड्रेस करता है बाय अज्यूमिंग कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे कॉकटेल पार्टी इफेक्ट या बैकग्राउंड में कुछ इंपॉर्टेंट सुन लेना, इससे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन कुछ वीकनेसेस भी हैं, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। सब इनपुट्स को फुल सिमेंटिक प्रोसेसिंग होना कॉग्निटिवली बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। यानी कि ब्रेन की काफी एनर्जी यूज हो जाती है अगर हम हर एक इंफॉर्मेशन की सिमेंटिक प्रोसेसिंग करेंगे तो। हर स्टिमुलस का मीनिंग समझना इवन इफ वी डोंट रिस्पॉन्ड या रियल टाइम सिनेरियोज में थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है, especially when too many stimuli are coming all at once. तो दोस्तों, जब ब्रॉडबैंड अर्ली फिल्टरिंग की बात करते हैं, ट्रेसमैन फिल्टरिंग को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और ड्यूटस्टक एंड ड्यूटस्टक मीनिंग के बाद फिल्टरिंग की बात करते हैं। अब तक हमने अटेंशन एक फिल्टर के रूप में समझा। ब्रॉडबैंड ने कहा अर्ली फिल्टर, ट्रेसमैन ने कहा अटेंचुएशन और ड्यूटस्टक एंड ड्यूटस्टक ने कहा
लेट फिल्टर। लेकिन अब आता है एक नया व्यू पॉइंट, अटेंशन को एक लिमिटेड एनर्जी सोर्स की तरह देखना। ये आइडिया दिया था डैनियल kahneman ने अपनी सेंट्रल कैपेसिटी थ्योरी में। कानेमैन कहते हैं कि अटेंशन एक फिक्स्ड सेंट्रल पूल ऑफ मेंटल एनर्जी है जिसे हम अलग अलग टास्क में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी अगर दो टास्क सिंपल हैं तो दोनों हो सकते हैं एक साथ, लेकिन अगर दोनों टास्क डिमांडिंग है यानी कि दोनों को बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है तो वहां पर परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोचिए आप कार चला रहे हो, अगर रोड सीधा है और ट्रैफिक कम है तो आप आराम से किसी से फोन पे हल्का फुल्का बात करते हुए जा सकते हो। लेकिन अगर रोड पे ट्रैफिक हैवी हो जाता है या किसी सीरियस टॉपिक पे बात हो रही हो तो आपका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। या तो आप ध्यान से नहीं चला पाते या आप बात ठीक से नहीं कर पाते। यही सेंट्रल आइडिया है लिमिटेड अटेंशन कैपेसिटी। अब समझते हैं कि ये जो सेंट्रल प्रोसेसर है ये इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये किस बेसिस पर ये रिसोर्सेज एलोकेट करता है कि किस टास्क को कितना अटेंशन देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसके तीन फैक्टर्स हैं। पहला है एंड्योरिंग डिस्पोजिशन, सेकंड है मोमेंटरी इंटेंशन और थर्ड है कि इंश्योरिंग कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट वन टास्क, कि एक टास्क कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, फिर ही किसी इसी तरीके से अटेंशन डिवाइड होगा किसी भी टास्क में। ठीक है, तो पहला है एंड्योरिंग डिस्पोजिशन। कुछ चीजें हम ऑटोमेटिकली नोटिस करते हैं, जैसे अचानक से कोई चिल्लाए या नाम ले, तो ये है एंड्योरिंग डिस्पोजिशन कि स्टिमुलस के पास ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उनके ऊपर चला जाता है। सेकंड है मोमेंटरी इंटेंशंस। जब आप खुद से डिसाइड करते हो कि क्या किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज पर ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो या जब आप कुकिंग कर रहे हो तो तब आप कॉन्शियसली खुद से डिसाइड करते हो कि कौन से स्टिमुलस को ध्यान देना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। राइट। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करता है कि कौन-सा टास्क कितनी एनर्जी डिमांड कर रहा है या कितना अटेंशन डिमांड कर रहा है और उसके हिसाब से रिसोर्स एलोकेट होता है। और ये एन्श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी टास्क हैं, उनमें से कम एक टास्क हो जाए, उसी बेसिस पर अटेंशन डिवाइड होगा। मल्टीटास्किंग की कंडीशन समझाने के लिए उन्होंने बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, जो कि अगर टोटल डिमांड कम है अवेलेबल रिसोर्सेज से तो मल्टीटास्किंग पॉसिबल है। यानी कि दो टास्क है फॉर एग्जांपल, और उन दोनों टास्क के लिए जितना अटेंशन चाहिए उतना हमारे ब्रेन के पास है। ठीक है, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर दो टास्क करने हैं और उनकी कंबाइंड डिमांड जो है वो हमारे अटेंशन रिसोर्सेज या ब्रेन रिसोर्सेज से ज्यादा है, तो वहां पर हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन समझते हैं। आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप म्यूजिक सुनते सुनते रिवाइज करते हो और सॉफ्ट म्यूजिक है, हाँ, तो हो सकता है रिवीजन, राइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो म्यूजिक लिरिक्स बहुत ही हैवी हैं या कोई इमोशनल सा गाना है जो आपके लाइफ में बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो शायद आपका ध्यान भटक जाए। क्यों? क्योंकि दोनों टास्क आपके सेंट्रल अटेंशन पूल से ज्यादा रिसोर्सेस मांग रहे हैं। इस मॉडल की ये स्ट्रेंथ है कि ये काफी प्रैक्टिकल है और काफी फ्लेक्सिबल है। रियल वर्ल्ड मल्टीटास्किंग को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है। फैक्टर्स लाइक मोटिवेशन, ऑटोमेटिक अटेंशन कैप्चर इंक्लूड करता है। ये एक्सप्लेन करता है व्हाई सम पीपल परफॉर्म बेटर एट मल्टीटास्किंग देन अदर्स, क्योंकि उनकी जो रिसोर्स मैनेजमेंट एफिशिएंट होती है ना। लेकिन इस मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मॉडल काफी जनरल है, ये नहीं बताता कि स्पेसिफिक टास्क कितनी एक्सटेंट तक इंटरफेयर करते हैं। सेंट्रल रिसोर्स के नेचर को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि वो अटेंशन है, एनर्जी है या कुछ और है। तो कैनेमन ने हमें बताया कि अटेंशन एक टूल है, लेकिन अगला मॉडल यानी कि विकिन्स का मल्टीपल रिसोर्स थ्योरी ये कहता है कि ऐसे कई पूल्स होते हैं अलग अलग टास्क टाइप्स के लिए। चलिए समझते हैं कैसे मल्टीटास्किंग और बेटर हो सकती है जब हम टास्क वाइजली कंबाइन करते हैं। विकिंस ने कहा कि हमारे ब्रेन में अटेंशन के लिए अलग अलग रिसोर्स पूल्स होते हैं और मल्टीटास्किंग तभी सक्सेसफुल होती है जब दो टास्क डिफरेंट पूल्स यूज करते हैं। अगर दो टास्क सेम रिसोर्सेज या सेम पूल यूज करते हैं तो इंटरफेरेंस होगा। अगर डिफरेंट रिसोर्सेज या डिफरेंट पूल्स यूज कर रहे हैं
तो दोनों काम इजीली हो सकते हैं। विकेंस ने अटेंशन रिसोर्सेज को मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है इनपुट मोडालिटीज, दूसरा है प्रोसेसिंग स्टेजेस, तीसरा है प्रोसेसिंग कोड्स और चौथा है रिस्पॉन्स टाइप्स। हर एक टास्क में इसमें से किसी एक से ज्यादा डायमेंशन को यूज करता है। इन मल्टीपल रिसोर्सेज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहला है इनपुट मोडालिटी, जिसमें आ जाता है विजुअल वर्सेस ऑडिटरी। तो जब हमारा सेंसरी सिस्टम काम करता है तो वो कई जगहों से इनपुट आ रहा होता है। अगर दो टास्क अलग अलग मॉडलिटीज का यूज करते हैं, जैसे एक विजुअल और दूसरा ऑडिटरी, तो दोनों एक साथ इजीली हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वीडियो देख रहे हो, विजुअल मॉडलिटी हो गया, और बैकग्राउंड में कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुन रहे हो, ऑडिटरी मॉडलिटी हो गया। दोनों एक साथ चल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो और साइमल्टेनियसली व्हाट्सएप टेक्स्ट भी रीड कर रहे हो, तो दोनों ही विजुअल इनपुट्स हैं। अटेंशन डिवाइड होगा और परफॉर्मेंस गिर जाएगी। सेकेंड डायमेंशन है प्रोसेसिंग स्टेज, यानी अटेंशन किस स्टेज पे यूज हो रही है। परसेप्शन स्टेज पे, रिस्पॉन्स स्टेज पे। यूजुअली हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे अभी, परसेप्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। तो परसेप्शन स्टेज जब आप स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल देखना, सुनना, फील करना। दूसरा है रिस्पॉन्स स्टेज, जब आप किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बोलना, लिखना, एक्शन लेना। अगर एक टास्क परसेप्शन डिमांड कर रहा है और दूसरा रिस्पॉन्स, तो इंटरफेरेंस कम होती है। लेकिन अगर दोनों टास्क सेम स्टेज पर हाई लोड डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों में फास्ट रिएक्शन चाहिए, तो चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी परफॉर्मेंस सफर होगी। तीसरा है प्रोसेसिंग कोड, स्पेशल वर्सेस वर्बल। यानी ब्रेन कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। स्पेशल कोड्स क्या होते हैं, जैसे कि लोकेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, लेआउट, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वर्बल कोड क्या होती है, वर्ड्स, सेंटेंसेस, लैंग्वेज या कम्युनिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आप एक मैप यानी कि स्पेशल कोड आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, मैप देख रहे हो और साथ ही में किसी से डायरेक्शन सुन रहे हो, तो ये हो गया वर्बल। मैप देख रहे हो, स्पेशल हो गया, डायरेक्शन सुन रहे हो, वर्बल हो गया। तो ये दोनों टास्क साइमल्टेनियसली किए जा सकते हैं, मैनेजेबल है। लेकिन अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो और किसी के लेक्चर को भी सुनने की कोशिश कर रहे हो, दोनों वर्बल हैं, ओवरलोड हो सकता है, राइट। चौथा है और लास्ट हमारा डायमेंशन है, वो है रिस्पॉन्स टाइप, यानी आउटपुट किस फॉर्म में हो रहा है। मैनुअल रिस्पॉन्स वर्सेस वोकल रिस्पॉन्स। मैनुअल यानी कि टाइपिंग, ड्राइविंग, राइटिंग, राइट। और वोकल रिस्पॉन्सेस स्पीकिंग, आंसरिंग ओरली, सिर्फ बात करना, राइट। दैट इज वोकल रिस्पॉन्स। अगर एक टास्क मैनुअल है और दूसरा वोकल है, जैसे आप टाइप कर रहे हो और किसी से फोन पे हाँ में जवाब दे रहे हो, तो ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों टास्क आपको बोलने या दोनों टास्क में टाइपिंग चाहिए, तो रिसोर्सेस क्लैश होंगे और आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगी। इन 4 डायमेंशन का बेसिक आइडिया ये है, जितने ज्यादा टास्क ओवरलैप करेंगी इनमें से किसी एक डायमेंशन में, उतना ज्यादा इंटरफेरेंस होगा। और जितनी अलग होंगी मल्टीटास्किंग, उतनी स्मूथ चलेगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग करते हुए म्यूजिक सुनना, ड्राइविंग इज मोस्टली विजुअल स्पेशल और म्यूजिक लिसनिंग इज ऑडिटरी वर्बल। अलग अलग रिसोर्सफुल हैं, तो मल्टीटास्किंग पॉसिबल है। लेकिन टेक्सटिंग वाइल रीडिंग अ बुक, दोनों टास्क विजुअल प्लस वर्बल यूज करते हैं, तो सेम रिसोर्सफुल यूज हो रहा है, अटेंशन क्लैश होगी, परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Cooking while listening to a podcast. Cooking is a manual spatial task and podcast is auditory verbal task. Different pools हैं, तो परफॉर्मेंस मैनेज हो जाएगी, हैम्पर नहीं होगी, मल्टीटास्किंग पॉसिबल है। आई होप दिस मॉडल इज क्लियर टू यू ऑल। अब हमने देखा कि अटेंशन एक सेंट्रल पूल है, ये कैनमैन ने कहा था। मल्टीपल रिसोर्स पूल्स होते हैं, ये विकन्स ने कहा था। लेकिन माइकल एल्पर्ट ने कहा, व्हाई नॉट थिंक मोर स्पेसिफिकली। उन्होंने प्रपोज किया था मॉड्यूलर रिसोर्स थ्योरी, जिसमें अटेंशन को स्पेशलाइज मॉड्यूल के रूप में समझा गया है।
एल्पर्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन में अलग-अलग इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि एक लैंग्वेज मॉड्यूल होता है जो बोलने और सुनने के काम आता है, एक विजुअल मॉड्यूल होता है जिसमें चीजें देखने और इंटरप्रेट करने में यूज होता है, एक मोटर मॉड्यूल होता है जो मूवमेंट और एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर मॉड्यूल अपना काम में एक्सपर्ट होता है और अपनी अलग अटेंशन कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब अगर दो टास्क अलग मॉड्यूल्स का यूज करते हैं तो वो इजीली एक साथ किए जा सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप वॉक कर रहे हो विच इज अ मोटर टास्क और साथ ही में किसी से बात कर रहे हो विच इज अ लैंग्वेज टास्क, तो ये इजीली हो जाता है। लेकिन अगर आप सुन भी रहे हो और बोल भी रहे हो, दोनों काम लैंग्वेज मॉड्यूल का लोड बढ़ा देते हैं और इसीलिए अटेंशन क्रैश हो जाता है और आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर होगी। मतलब मल्टीटास्किंग तभी काम करती है जब ब्रेन के डिफरेंट मॉड्यूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। विकिंस ने कहा था कि रिसोर्स पूल्स मल्टीपल होते हैं बेस्ड ऑन मॉडलिटी या टास्क टाइप। लेकिन एल्पर्ट ने कहा था कि रिसोर्स सिर्फ पूल्स नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड सर्किट्स होते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर में मिनी प्रोसेसर हर एक अपने अपने काम के लिए होते हैं। ये थ्योरी ज्यादा फोकस्ड है और ब्रेन स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। आई होप आपको विकिंस की थ्योरी और एल्पर्ट की थ्योरी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि इस मॉडल की एग्जैक्टली स्ट्रेंथ क्या है। ये काफी रियलिस्टिक मॉडल है, ये अलाइन होता है विथ व्हाट वी नो अबाउट ब्रेन फंक्शनिंग। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स व्हाई सम कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क वर्क बेटर देन अदर्स। इट सपोर्ट्स न्यूरोलॉजिकल एविडेंसेस आल्सो डोमेन स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स। अब ये भी मॉडल कोई परफेक्ट नहीं है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। थ्योरी जो है वो थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है जब मल्टीपल टास्किंग के ओवरलैपिंग मॉड्यूल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर जो कि काफी फैसिनेटिंग सी है, ट्रेसमैन एंड गलार्ड की फीचर इंटीग्रेशन थ्योरी, जो अटेंशन और विजुअल परसेप्शन के कनेक्शन को समझाती है। इस थ्योरी को प्रपोज किया था एन ट्रेसमैन एंड गैरी गिलार्ड ने 1980 में। ये थ्योरी बताती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के अलग अलग फीचर्स जैसे कि कलर, शेप, साइज को कंबाइन करके उसे आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ट्रेसमैन ने सजेस्ट किया कि ऑब्जेक्ट परसेप्शन दो स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज होती है प्री अटेंटिव स्टेज, दूसरी होती है फोकस्ड अटेंटिव स्टेज। प्री अटेंटिव स्टेज में विजुअल फीचर्स जैसे कि कलर, शेप, साइज को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाता है। ये स्टेज में अटेंशन डिमांड नहीं करती है और ये बहुत ही ऑटोमेटिक होती है और काफी फास्ट होती है। आपको लगता है चीज तुरंत से दिख गई और आपके ब्रेन की बहुत ज्यादा एनर्जी यूज नहीं हुई। फिर आती है फोकस्ड अटेंशन स्टेज। ये होती है स्लो एंड कॉन्शियस, यानी कि धीरे भी होती है और आपको पता चलता है कि हाँ, ऐसी कोई प्रोसेसिंग आपके ब्रेन में हो रही है। जब ऑब्जेक्ट के मल्टीपल फीचर्स को कंबाइन करना होता है, जैसे रेड सर्कल, तब अटेंशन चाहिए होता है। आपने पहले देखा कि कलर कौन सा है, रेड है, शेप कौन सा है, सर्कल, और इन दोनों को इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो गया, फोकस अटेंशन स्टेज में आपने परसीव किया कि आपको एग्जैक्टली कौन सी चीज दिखी। इस स्टेज में अटेंशन यूज होता है टू बाइंड ऑल द फीचर्स इन द कोहेरेंट परसेप्शन। प्री अटेंटिव स्टेज में सारे जो फीचर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फोकस अटेंशन स्टेज में इन सारे फीचर्स को इंटीग्रेट करके हम ये समझते हैं कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट देखा। इस थ्योरी को और बेटर समझना है तो आप इसे एक विजुअल सर्च एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आपको 10 ग्रीन सर्कल्स के बीच में एक रेड सर्कल ढूंढना है तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ एक फीचर के ऊपर फोकस कर रहे हो जो कि है कलर। ठीक है, इसमें अटेंशन की जरूरत नहीं होती, इट्स वेरी ऑटोमेटिक एंड फास्ट। लेकिन जब आपको एक रेड सर्कल अमंग रेड स्क्वायर्स एंड ग्रीन सर्कल्स ढूंढना हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अब आप दो फीचर्स को कंबाइन करके ढूंढ रहे हो, कलर और शेप, ये मैच करना है। यहाँ आपको फोकस अटेंशन स्टेज लगता है। ठीक है, तो जो हमने पहला एग्जांपल देखा, 10 ग्रीन सर्कल्स में से एक रेड सर्कल ढूंढना है, तो वो था फीचर सर्च। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक फीचर की बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे थे रेड सर्कल की अमंग रेड स्क्वायर्स एंड ग्रीन सर्कल्स, तो यहाँ पर आप दो चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो, कलर और शेप, तो इसे हम कह देते हैं कंजंक्शन सर्च। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सप्लेन करती है विजुअल अटेंशन एरर्स, जैसे हम जब जल्दी में कुछ गलत परसीव कर लेते हैं,
इसका यूज़ होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को समझने में। ये बताती है कि कब और क्यों अटेंशन लगता है, स्पेशली जब इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स होती है। इस मॉडल की भी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। ये सपोर्ट की जाती है वाया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करके ही ये मॉडल बनाया गया है। और इसके लिए कौन सी रिसर्च की गई थी? विजुअल सर्च स्टडीज। ठीक है। इट लिंक्स अटेंशन विथ फीचर बाइंडिंग क्लियरली। इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। थ्योरी प्राइमरली विजुअल मोडालिटी पे फोकस करती है, ऑडिटरी या अदर सेंसेस की बात नहीं करती है, जनरलाइज्ड नहीं है। कॉम्प्लेक्स सीन्स जैसे कि हाउ बाइंडिंग एक्चुअली हैपेंस, ये थोड़ा सा वेग रह जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल के बारे में, जो अटेंशन को मीडिया और कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करता है। और वो है जोसेफ क्लैपर का सिलेक्टिव फिल्टर मॉडल। इस मॉडल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया इंट्रोड्यूस किया। मास मीडिया लोगों के विचार बदलता नहीं है, बल्कि उन्हें री करता है। क्लैपर का कहना था, जब हम कोई मीडिया मैसेज देखते हैं या सुनते हैं, जैसे न्यूज़, टीवी शोज, एड या पॉलिटिकल स्पीच में, तो हम उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि हम उस मैसेज को फिल्टर करते हैं अपने एग्जिस्टिंग बिलीव्स के साथ, एटीट्यूड्स और प्रेफरेंस के बेसिस पर। यानी मीडिया हमें इन्फ्लुएंस नहीं करता, हम मीडिया कंटेंट को अपने फिल्टर से पास करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव एक्सपोजर, सिलेक्टिव परसेप्शन एंड सिलेक्टिव रिटेंशन। ये बेसिकली स्टेजेस हैं कि किस तरीके से हम किसी भी मीडिया मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहली स्टेज है सिलेक्टिव एक्सपोजर, दूसरी स्टेज है सिलेक्टिव परसेप्शन और तीसरी स्टेज है सिलेक्टिव रिटेंशन। अब इन तीन प्रोसेस या स्टेजेस को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला है सिलेक्टिव एक्सपोजर। लोग वही कंटेंट देखते हैं जो उनके इंटरेस्ट या बिलीफ सिस्टम से मैच करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आप उसी पार्टी के चैनल या पेज को फॉलो करेंगे। तो ये हो गया सिलेक्टिव एक्सपोजर। आपने चूज किया कि आपको कौन सी चीज देखनी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्टिव परसेप्शन। अगर सेम मैसेज सबको दिया जाए, तो हर व्यक्ति उनका अलग अलग मीनिंग निकालता है बेस्ड ऑन अपनी अपनी सोच। ठीक है। जैसे एक फिल्म कुछ लोगों को इंस्पायरिंग लगती है और कुछ लोगों को काफी कंट्रोवर्शियल लगती है। तो आप किसी भी चीज को देख के क्या परसीव करते हो और क्या जजमेंट बिठाते हो, वो आपके ऊपर है, आपकी थिंकिंग के ऊपर है। आप वो सारे परसेप्शन अपने एटीट्यूड बिलीफ के बेसिस पे बनाते हैं। राइट। फिर नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्टिव रिटेंशन। लोग वही कंटेंट याद रखते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग सोच के साथ मैच करता है। जो चीजें उनके बिलीफ के खिलाफ होती हैं, वो या तो वो भूल जाते हैं या फिर वो चीजें वो इग्नोर कर देते हैं। राइट। तो ये थी तीन स्टेजेस ऑफ क्लैपर सिलेक्टिव फिल्टर मॉडल। चलिए इस मॉडल को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है जो मिक्स्ड व्यूज प्रेजेंट करती है। एक पर्सन उसमें सिर्फ नेगेटिव चीजें पकड़ता है क्योंकि वो वैसा ही सोचता है। दूसरा पर्सन उसी रिपोर्ट को पॉजिटिव नजरिए से देखता है क्योंकि उसका माइंडसेट अलग है। इसलिए क्लैपर कहते हैं मीडिया मैसेजेस डोंट शेप एटीट्यूड्स, दे सपोर्ट व्हाट यू ऑलरेडी बिलीव। इस मॉडल के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि ये काफी रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन देता है कि हाउ मीडिया इज कंज्यूम्ड इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। इट हाईलाइट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मीडिया रिसेप्शन, कि हम क्यों अलग अलग परसेप्शन बनाते हैं सेम न्यूज को देख के। इट एक्सप्लेन्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन बिलीफ्स इवन आफ्टर हैवी मीडिया एक्सपोजर, कि क्यों हमारे बिलीफ सिस्टम बिल्कुल चेंज नहीं होता अगर हमें ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ इंफॉर्मेशन भी दिखाई जाए, विच इज इन कॉन्ट्रास्ट टू आवर बिलीफ्स, फिर भी हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होता है। लेकिन ये मॉडल भी परफेक्ट नहीं है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये अज्यूम करता है कि लोग हमेशा अवेयर और लॉजिकल फिल्टर लगाते हैं, जबकि इमोशन भी हमारी थिंकिंग को बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है। मॉडल ज्यादा रीइंफोर्समेंट पर फोकस्ड है, लेकिन एटीट्यूड चेंज को अंडर एस्टिमेट कर देता है। ऐसा नहीं कि हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये मॉडल उसकी बात नहीं करता है। तो क्लैपर के मॉडल ने हमें बताया कि अटेंशन सिर्फ फिजिकल या मेंटल मैकेनिज्म नहीं, बल्कि सोशल और साइकोलॉजिकल फिल्टर भी है। अब चलिए देखते हैं एक और एडवांस मॉडल, मल्टी मोड थ्योरी बाय जॉनस्टन एंड हाइंस, जो बताता है कि अटेंशन कब अर्ली और कब लेट ऑपरेट करता है डिपेंडिंग ऑन टास्क डिमांड्स।
ओके, तो अब तक हमने जो भी मॉडल्स देखे थे विच वर रिलेटेड टू फिल्टर थ्योरीज, तो कुछ थ्योरीज कह रही थी कि अर्ली फिल्टर लगता है और कुछ थ्योरी ने कहा कि लेट लेट फिल्टर लगता है। लेकिन जॉनस्टन एंड हाइम्स ने कहा दोनों सही हैं। अटेंशन कब अर्ली लगेगा और कब लेट लगेगा ये डिपेंड करता है टास्क के डिमांड पर। ये आइडिया था उनका मल्टीमोड थ्योरी का जो 1978 में प्रपोज हुआ। मल्टीमोड थ्योरी कहती है कि अटेंशन एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है। सिलेक्शन अर्ली भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है। अब ये कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? पहला है टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है अवेलेबल कॉग्निटिव रिसोर्सेज और तीसरा है इंडिविजुअल्स इंटेंट और गोल। यानी ब्रेन अपने रिसोर्सेज के हिसाब से डिसाइड करता है कहाँ फिल्टर लगाना है, लेट या अर्ली। उन्होंने अटेंशन प्रोसेस को 3 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया है। पहला है सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन और तीसरा है सेंसरी एंड सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच एंटर इनटू आवर कॉन्शियसनेस। ठीक है? तो पहला है सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर सभी इनकमिंग स्टिमुलाई सेंसरी बॉक्स में रजिस्टर होते हैं फॉर सम ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे कि साउंड, लाइट, जैसा हमने सेंसरी बफर देखा था उसी तरीके से। नेक्स्ट है सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि स्टिमुलाई का मीनिंग प्रोसेस किया जाता है। तीसरा है फाइनल सिलेक्शन के बाद रिस्पॉन्स जनरेट होता है कि हमें किस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना है। सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों एंटर हो जाते हैं हमारे कॉन्शियसनेस में और हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना है। तो ये थे स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग। अब फिल्टर इन तीनों स्टेजेस में से किसी में भी लग सकता है, अर्ली या फिर लेट। इसको और थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जी आप एक क्लासरूम में हो, अगर टीचर एक सिंपल सा पॉइंट बोल रहा है तो आप बिना डीप प्रोसेसिंग के समझ लेते हो, ये होता है अर्ली सिलेक्शन का काम। लेकिन अगर टॉपिक कॉम्प्लेक्स है और आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कंपेयर करने पड़ रहे हो, तो ब्रेन सिमेंटिक प्रोसेसिंग के बाद डिसाइड करता है कि किस इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना है। दैट्स लेट सिलेक्शन। इन शॉर्ट, आपका अटेंशन मोड टास्क के डिमांड के साथ शिफ्ट होता है। और इस मॉडल की कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, जैसे कि ये काफी फ्लेक्सिबल है और काफी एडेप्टिव थ्योरी है। इट एक्सप्लेन्स वेरिएबिलिटी इन ह्यूमन अटेंशन अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस, कि हमारा अर्ली सिलेक्शन, लेट सिलेक्शन इस तरीके से शिफ्ट क्यों होता है, वो ये मॉडल हमें एक्सप्लेन करता है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल टास्क वेयर डिफिकल्टी लेवल अफेक्ट्स अटेंशन स्टेज। ठीक है? बट इस मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये थ्योरी थोड़ी सी जनरल हो जाती है, काफी कुछ डिपेंड्स ऑन टास्क कहकर छोड़ दिया गया है। प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है एग्जैक्टली किस सिचुएशन में ब्रेन कौन सा मोड एक्टिवेट करेगा। सो मल्टीमोड थ्योरी एक ऐसा मॉडल है जो कहता है अटेंशन एक फिक्स्ड फिल्टर नहीं है, बड़ा ही स्मार्ट सा फिल्टर है। अब चलते हैं आज के सेशन के फाइनल मॉडल की तरफ, जो है सोलबर्ग एंड मेटियर के लेवल्स ऑफ अटेंशन, जो अटेंशन के डिफरेंट टाइप्स को समझाता है रियल लाइफ के कंटेक्स्ट में। इन्होंने कहा कि अटेंशन एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप डेवलप होने वाली एक कैपेसिटी है। इनमें 5 लेवल्स होते हैं, बेसिक से कॉम्प्लेक्स तक। इनका यूज क्लिनिकल सेटिंग्स, रिहैब प्रोग्राम्स और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में होता है। अब बात कर लेते हैं मेन लेवल्स ऑफ अटेंशन की, जिसमें पहला आ जाता है फोकस्ड अटेंशन। ये होता है सबसे बेसिक लेवल ऑफ अटेंशन। इसमें हम किसी भी सिंगल स्टिमुलस पर रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बेल बजते सुनी और तुरंत उस तरफ देखा। ये सिर्फ स्टिमुलस डिटेक्ट करने की एबिलिटी, नो डीप थिंकिंग। ठीक है? सिर्फ आपने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया और उसको रिस्पॉन्ड किया। इट इज एज सिंपल एज दैट। फिर आ जाता है सस्टेन्ड अटेंशन। ये होता है सेकेंड लेवल ऑफ अटेंशन, मतलब कॉन्शियसली अटेंशन देना फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप 30 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लेक्चर या यूट्यूब वीडियो देखते हो। इसको ही कहते हैं विजिलेंस, जब आपका फोकस स्टेबल बना रहता है। तीसरा है सिलेक्टिव अटेंशन, जब आप डिस्ट्रैक्शंस के बीच में भी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो और पीछे कोई स्लोली बात कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ अपने नोट्स या अपनी बुक्स को पढ़ रहे हो। यानी अटेंशन मिल रहा है, सिर्फ एक स्टिमुलस को बाकी सबको इग्नोर किया जा रहा है। दैट्स सिलेक्टिव अटेंशन। चौथा है ऑल्टरनेटिंग अटेंशन। अब चौथा लेवल ऑफ ऑल्टरनेटिंग अटेंशन वो होता है जब आप दो टास्क के बीच बार बार स्विच करते हो।
फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेसिपी पढ़ रहे हो, फिर उसके स्टेप्स को किचन में अप्लाई कर रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर अप्लाई कर रहे हो, फिर वापस पढ़ रहे हो और फिर अपनी कुकिंग पर फोकस कर रहे हो। ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है। फिफ्थ और फाइनल है डिवाइडेड अटेंशन। इसमें आप एक साथ दो या दो से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फोन पे बात कर रहे हो और साथ ही डिनर बना रहे हो। दोनों टास्क साइमल्टेनियसली अटेंशन ले रहे हैं। लेकिन याद रहे, ये सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल होता है और हर किसी में इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इस मॉडल की स्ट्रेंथ ये है कि ये रियल लाइफ में काफी अप्लाई होता है। हर लेवल का एग्जाम्पल आपको आपके डेली रूटीन से मिल ही जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी में ये मॉडल काफी वाइडली यूज होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के केसेस में भी असेसमेंट के लिए ये मॉडल काफी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, ये थे मॉडल्स ऑफ अटेंशन, फ्रॉम फिल्टर्स टू कैपेसिटीज एंड नाउ टू लेवल्स। हर मॉडल हमें दिखाता है कि अटेंशन कितना कॉम्प्लेक्स, फ्लेक्सिबल और सिचुएशन बेस्ड प्रोसेस होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम न्यू साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। प्लीज लेट मी नो व्हाट यू वुड लाइक टू सी नेक्स्ट। यू वांट इट टू बी अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मैं कुछ थ्योरी समझाऊं, या फिर आप कुछ पीवाईक्यूज देखना पसंद करेंगे? लेट मी नो व्हाट यू वुड लाइक। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड स्टे क्यूरियस। Free audio post production by alphonic.com.